सो बेटा फाइनली जेई 2025 एडवांस कंप्लीट हो गया है और पेपर भी आ चुका है। और पेपर जो फर्स्ट था वो थोड़ा सा इजी था, ठीक था। सेकंड का लेवल थोड़ा सा हाई किया था, है ना। सो होपफुली तुम्हारे सबके पेपर अच्छे हुए होंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हुए थे, कैसे उनको सॉल्व करना था। सो बेटा देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हीटिंग ऑफ NH4NO2 और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर गिवन है और NH4NO3 को भी हीट कर रहे हो 200 to 250 डिग्री सेल्सियस इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स X एंड Y, है ना। तुम्हें क्या करना है, इस कंपाउंड को हीट करना है और इस कंपाउंड को हीट करना है। अमोनियम नाइट्राइट और अमोनियम नाइट्रेट को तुम्हें हीट करना है, फिर तुम्हें प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, तो पी ब्लॉक का ये क्वेश्चन है और सीधा सा इसका आंसर होगा NH4NO2 को अगर तुम हीट करते हो तो तुम्हें क्या करना होगा, बहुत सिंपली ये समझ लो कि यहाँ से पहले तुम वाटर मॉलिक्यूल निकाल लो। 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो 4 हाइड्रोजन से तुम्हें 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलता हुआ दिख रहा है ना। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल निकाला तो दोनों ऑक्सीजन इसमें यूज हो गए, तो अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, N2 बचा हुआ है, तो इसका प्रोडक्ट N2 बनेगा। ठीक है, अब अगर हम हीट करते हैं किसे, NH4NO3 को, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी देखो वाटर मॉलिक्यूल निकालो। 4 हाइड्रोजन से तुम्हें कितने वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल मिलता है ना। 2 वाटर मॉलिक्यूल हो गया तो 2 वाटर मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर गया, अब बचा हमारे पास कितना, एक ऑक्सीजन बचा, तो N2O इसका प्रोडक्ट होगा। तो फर्स्ट का आंसर होगा N2 एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, N2O। तो N2 एंड N2O इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, the correct order of wavelength maxima of the absorption band in the ultraviolet visible region for the given complex। तो देखो बेटा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स तुम्हें दिया हुआ है और सारे कॉम्प्लेक्स में अगर तुम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो तो क्या चीज तुम्हें दिख रही है, लिगेंड सब में चेंज हो रहा है। और देखो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, वेवलेंथ बताना है ना, वेवलेंथ का ऑर्डर तुम्हें अरेंज करना है कॉम्प्लेक्स का, राइट। सो वेवलेंथ का ऑर्डर तुम कैसे अरेंज करोगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट वेवलेंथ से कंपेयर नहीं करेंगे, किससे करेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से कंपेयर करेंगे। एनर्जी के बारे में तुम्हें पता है, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ। तो अगर तुम्हें एनर्जी पता चल जाए तो तुम वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो ना, उसका रिवर्स कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर अगर तुम्हें याद हो कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो होती थी डेल्टा ओ जो होता था वो किस पर डिपेंड करता था, लिगेंड्स के नेचर पे डिपेंड करता था। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स अगर होता है तो डेल्टा ओ की वैल्यू क्या होती थी, ग्रेटर होती थी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब लिगेंड्स को तो तुम ऑर्डर में अरेंज कर ही सकते हो, अगर डेल्टा ओ के ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किस लिगेंड की होती है, CN की होती है। जो लिगेंड्स यहाँ पे दिए हुए हैं ना उन्हीं को कंपेयर करना, तुम्हें सारे तो कंपेयर करना नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास CN दिया हुआ है, अमोनिया है, वाटर है एंड Cl है। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग इसमें से अगर कंपेयर करते हो तो साइनाइड हो जाएगा, देन तुम्हें क्या मिलेगा, अमोनिया, फिर तुम्हें मिलेगा क्या, वाटर, और सबसे कम स्ट्रेंथ होगी किसकी, Cl की। ठीक है, तो ये बेटा ऑर्डर किसका था, ये ऑर्डर था एनर्जी का, लेकिन हमें एनर्जी के ऑर्डर में नहीं बताना है, हमें किसके ऑर्डर में बताना है, वेवलेंथ के। तो इसका रिवर्स कर दो, तो वेवलेंथ का अगर ऑर्डर अरेंज करते हैं तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस कॉम्प्लेक्स की होगी, जिसमें Cl होगा, है ना। देन H2O, देन NH3 ले लोगे और सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा, साइनाइड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स, है ना। तो अब ये ऑर्डर तुम चेक कर लो किस में मिल रहा है तुम्हें। देखो कॉम्प्लेक्स देखते चलना, साइनाइड है ना, अमोनिया है, साइनाइड देन अमोनिया, देन यहाँ पर अमोनिया तो खैर कॉमन है बट यहाँ पे वाटर आ जा रहा है, वाटर हो गया एंड देन Cl। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है। बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना था। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ पर मैग्नेटिक आयन विथ आयोडाइड आयन। ठीक है, आयोडाइड आयन की रिएक्शन करा रहे हो किससे, पर मैग्नेट से करा रहे हो इन न्यूट्रल एक्वस मीडियम, समझ गए। तो यहाँ पर सीधी सीधी सी ये रिएक्शन जो है ये हम लोग दो जगह पढ़ते हैं, या तो तुम इसे डी ब्लॉक का रिएक्शन क्वेश्चन कह सकते हो या तुम इसे रेडॉक्स रिएक्शन का कह सकते हो। वहाँ बैलेंसिंग में भी हम लोग ये रिएक्शन यूज करते हैं बैलेंस करने के लिए, राइट। सो यहाँ पर सिंपल से रिएक्शन तुम क्या करोगे, MnO4- लेते हो तो ये चेंज हो जाता है इन न्यूट्रल मीडियम में, किस में चेंज हो जाता है, MnO2 में चेंज हो जाता है, और ये I- आयोडाइड माइनस को कन्वर्ट कर देता है
किस में, आयोडेट में। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हाफ रिएक्शन हम लोग ब्रेक करते थे, फिर इसको बैलेंस करते थे ऑक्सीडेशन नंबर से या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो वहां का भी ये क्वेश्चन तुम कह सकते हो। तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। अगर ये एसिडिक मीडियम होता तो आयोडाइड जो है वो I2 बना देता, बट यहाँ पर आयोडाइड क्या बनेगा, आयोडेट। देखो ऑप्शन में तुम्हें I2 भी गिवन है, बट I2 किस मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम में होता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन तुम्हारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, आयोडेट आयन। ठीक है, सो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द डिपिक्टेड हाइड्रोजन इन द हाइड्रोकार्बन्स गिवन बिलो द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन तुम्हें चेक करना है, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन चेक करना है। ठीक है, तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन चेक करने के लिए तुम क्या करोगे, H+ आयन को निकाल दो। ठीक, H+ आयन को जब निकालोगे तो कार्बन आयन जो बनेगा इसकी स्टेबिलिटी तुम्हें देखनी होगी, राइट। तो बस इसमें तुम्हें यही करना है, स्टेबिलिटी। और जैसे स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन जो होगा कहीं ना कहीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो सभी के पहले हम एनाइन बना लेते हैं, H+ आयन को हटा करके फिर चेक करते हैं इस पे। ठीक है, तो देखो अगर इसका एनाइन बनाते हो, इसका एनाइन बना लो, ये देखो 5 कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ओके यहाँ से हमने H हटा दिया है तो ये हो गया इसका एनाइन। ठीक है, अभी सबका पहले एनाइन बना करके चेक कर लो, फिर एक एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो मैं सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसका यहाँ पे है डबल बॉन्ड और एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, और यहाँ से अभी हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन हटा दिया ये वाला, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है, राइट। सो इसका भी तुम हाइड्रोजन हटा करके चेक कर लो, देखो क्या बन रहा है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन हो गया, ये डबल बॉन्ड है। और इस कार्बन की अगर बात करो तो इस कार्बन पे एक कार्बन है, एक कार्बन है, और हाइड्रोजन हटाया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज मिला तुम्हें, राइट। इसका भी तुम H+ आयन बाहर निकालो जल्दी से, तो ये हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड यहाँ पे है, और ये डबल बॉन्ड है, कार्बन यहाँ आ गया, एक कार्बन ये, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया, यहाँ नेगेटिव चार्ज, और ये आउटसाइड डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें, एक एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना करके तुम चेक कर सकते हो। तो यहाँ से अगर तुम बॉन्ड को शिफ्ट करते हो तो बाहर डबल बॉन्ड तुम्हें मिलेगा, और ये डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। ओके, यहाँ O नहीं है, ध्यान से, इसको, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड। जनरली क्या होता है ना, बाहर ऐसे डबल बॉन्ड खाली देते हैं, नहीं, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ज्यादातर कीटोन होता है, तो वो हो गया बाय मिस्टेक। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया कि अगर तुम डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करते हो तो नेगेटिव चार्ज तुम्हें कहाँ मिलने वाला है, यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर तुम इससे शिफ्ट करोगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज मिलेगा, है ना। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा तो तुम्हें एक नेगेटिव चार्ज यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, और एक बाहर मिल रहा है। ठीक है, इसको अगर तुम यहाँ रेजोनेटिंग बनाते हो तो देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और ये चला जाएगा यहाँ पे, तो इसका देखो तुम्हें जो नेगेटिव आयन मिलेगा, ये देखो बाहर सिंगल बॉन्ड हो गया, राइट, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, और ये नेगेटिव चार्ज आ गया रिंग पे। ठीक है, तो ये जो है ये ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा एज कम्पेयर टू जो डबल बॉन्ड सारे क्या हो रहे हैं बाहर, और नेगेटिव चार्ज जो मूव कर रहा है बाहर, कार्बन के साइकिल के बाहर जो मूव कर रहा है, उसकी स्टेबिलिटी जो होगी एज कम्पेयर टू रिंग के अंदर जो है ना, 5 मेंबर रिंग के अंदर, ये ज्यादा स्टेबल होगा। ये देखो तुम्हारा 6 पाई कॉन्जुगेट इलेक्ट्रॉन दिख रहा है रिंग के अंदर, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो इसलिए तुम्हारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बाकी में भी तुम चेक कर सकते हो, यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट करोगे, ठीक है, फिर ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो डबल बॉन्ड तुम्हें कहाँ दिख रहा है, बाहर की साइड, आउटसाइड दिख रहा है। ठीक है, तो इनसाइड जो डबल बॉन्ड होगा और कॉन्जुगेट पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू आउटसाइड। ठीक है, तो इसमें तुम्हें ऐसे चेक करना था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, रिगार्डिंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है केमिकल बॉन्डिंग का। ये क्वेश्चन है, हर साल इससे एक क्वेश्चन पूछते हैं। सो यहाँ पर देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी की बात की जा रही है फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे ध्यान से देखना, तुमसे क्या पूछ रहे हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट नहीं बताना है, इनकरेक्ट बताना है, कौन सा है इसमें, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एनी टू। ठीक है, नियॉन का मॉलिक्यूल लिया तो ये तुम्हें पता है कि हीलियम, नियॉन, आर्गन जो होते हैं ये
अनस्टेबल हो, मतलब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इनका मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। इनका बॉन्ड ऑर्डर जब भी तुम निकालोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे उतने ही एंटी बॉन्डिंग में होते हैं, इसलिए इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 0। तो ये बात तो बिल्कुल सही कही जा रही है, और करेक्ट जो बात कही जा रही है वो ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, हमें क्या सिलेक्ट करना है, इनकरेक्ट ऑप्शन। तो सेकेंड ऑप्शन पे आ जाते हैं, द हाइएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाइएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन ऑफ F2 इज सिग्मा टाइप। ठीक है, ये तुम्हें बताना है। तो F2 की अगर बात करते हैं तो F के P में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2p5 होगा, है ना। सेकेंड F लोगे तो उसमें भी 2p5 होगा, तो 5 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो जब हम इसे फिल करते हैं तो देखो कैसे फिल करते हो, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेते हो और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेते हो। तो एंटी बॉन्डिंग में pz पहले नीचे आ जाएगा इसमें, तो pz जो होगा वो तो सिग्मा होगा और ये क्या होगा, पाई होगा। अभी हमने सारे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को नहीं खोला, सिग्मा और पाई ही चेक करो। ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो पाई में पहले आएगा, देन सिग्मा में आएगा। ठीक है, तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन को फिल करते हो तो देखो कैसे फिल करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4, ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो अगर तुम हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात अगर करो तो देखो यहाँ पे पाई वाले सारे फिल है, सिग्मा में फिल है, बट बॉन्डिंग का फिल है, एंटी बॉन्डिंग का नहीं है। तो अगर सिर्फ बात करते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तो वो पाई होगा, सिग्मा नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सिग्मा देखो एक खाली है। ठीक, तो इसका मतलब है कि ये जो बता रहे हैं कि सिग्मा है होमो, तो ये गलत है, बी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि तुम्हें इनकरेक्ट ही बताना है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 प्लस इज स्मॉलर देन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम बॉन्ड ऑर्डर चेक कर लो। बॉन्ड ऑर्डर अगर तुम देखते हो O2 का तो ये कितना आता है, 2 आता है, राइट। और बॉन्ड ऑर्डर अगर O2 प्लस का देखते हो तो ये 2.5 आएगा। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर किसका ग्रेटर है, बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस का ग्रेटर है देन O2, तो बॉन्ड एनर्जी भी O2 प्लस की ज्यादा होगी किससे, O2 से। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 प्लस इज स्मॉलर देन दैट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी जो है O2 प्लस की ज्यादा है, सही बता रहे हैं। तो सही ऑप्शन तुम्हें नहीं बताना है, O2 प्लस इज स्मॉलर बता रहे हैं, राइट। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि बॉन्ड एनर्जी जो है ऑफ O2 प्लस इज स्मॉलर देन दैट ऑफ O2। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी जो होगी वो O2 प्लस की क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, और ये क्या बता रहे हैं, स्मॉलर। ठीक है, तो ये गलत बता रहे हैं, ये ऑप्शन भी इसका सही ऑप्शन, क्योंकि तुम्हें इनकरेक्ट ही बताना है, राइट। सो यहाँ पर देखो बॉन्ड लेंथ ऑफ Li2 इज लॉन्गर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ B2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तुम बॉन्ड ऑर्डर से कंपेयर करोगे Li2 और Be2, है ना, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, सेम आता है, 1 आता है। तो यहाँ से इससे कंपेयर नहीं कर सकते हो, फिर क्या करोगे तुम, साइज से कंपेयर करोगे। तो लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो लिथियम का साइज ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू बोरॉन, तो लिथियम का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बोरॉन। तो क्या कह रहे हैं ये कि बॉन्ड लेंथ ऑफ Li2 प्लस इज लार्जर देन, ये सही कह रहे हैं, लेकिन हमें सही ऑप्शन नहीं बताना है, इनकरेक्ट बताना है, तो ये ऑप्शन इसका नहीं होगा। ठीक है, तो चलो इसके बी एंड सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पेयर्स ऑफ डायमैग्नेटिक आयंस। ठीक है, डायमैग्नेटिक आयंस अगर देखना है तो तुम्हें क्या देखना होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। ठीक है, एक भी अनपेयर्ड ना हो तो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो यहाँ पर जो तुम्हें आयंस दिए हुए हैं ये डी और एफ को कंबाइन करके दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो तुम नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन बना लो। लेंथेनियम 57 होता है, ये तुम्हें पता है। सीरियम क्या होता है, 58 होता है। ठीक है, और कौन सा एलिमेंट दिया हुआ है, इटरबियम दिया हुआ है, ये इसका होता है तुम्हारा 70, और ल्यूटेटियम तुम जानते हो 71 होता है, राइट। तो ये पूरा जो है ये तुम्हारा लेंथेनियम के बाद ये तुम्हारा लेंथेनॉइड सीरीज की बात हो रही है, राइट। सो इसका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन अगर देखते हैं तो 5D एंड 6S, ये होता है 2N1। इस पे अगर आ जाते हो तो F ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है ना, तो यहाँ हो जाता है 4F
4f 5d एंड 6s। तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है। और इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम्हें याद हो तो ये 4f 5d और 6s, इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम्हें याद हो तो ये 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 0 हो जाता है। इसको स्टेबल बनाने के लिए 14 करने के लिए तो इसमें डी में 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 4f 5d एंड 6s 2 1 और 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है। अभी हमें क्या करना है, आयन के फॉर्म में इसको देखना है। तो लेंथेनियम जो है इस पे अगर हम 3+ करते हैं तो 3+ करने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ठीक है। तो अब इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो सारे पेयर्ड होंगे, यानी कि लेंथेनियम 3+ की बात अगर करते हैं तो ये डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाओ फर्स्ट ऑप्शन ही पहले चेक कर लेते हैं, सीरियम 4+। सीरियम 4+ की अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन तुम्हें निकालने हैं, 2 यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। 4 इलेक्ट्रॉन निकाले तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन सारे क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये पेयर जो है डायमैग्नेटिक है। बाकी ऑप्शन भी तुम्हें चेक करना है, एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इटर्बियम जो है इसमें Yb2+ की बात अगर करते हैं तो देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर तुम निकालते हो तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये भी क्या हो जाएगा, अगर Yb2+ लेते हो तो ये भी क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। इसी का सेकेंड ऑप्शन देखो, ल्यूटेटियम जो है 3+। ल्यूटेटियम 3+ करते हो तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालोगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालोगे, 14 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब है कि ल्यूटेटियम 3+ जो है ये भी डायमैग्नेटिक है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी तुम्हें करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है, राइट। अब देखो आगे तुम्हें ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अगर लेंथेनियम 3+ डायमैग्नेटिक है तो 2+ तो डायमैग्नेटिक होगा नहीं। यहाँ से तुम चेक कर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एक अनपेयर्ड बचेगा, पैरा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका ए एंड बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो द करेक्ट स्टेटमेंट। एक तुम्हें रिएक्शन गिवन है और ये रिएक्शन देखो जब क्लास तुम लोग की चलती है ना तो वहाँ पे बार बार बताया जाता है कि जितने भी नेम रिएक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर देखो तुम्हें आगे जो कन्वर्जन टाइप दिया हुआ है इसमें फिंकलस्टीन रिएक्शन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन गिवन है, नेम रिएक्शन गिवन है। तो इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी होती है। इसमें फिर आगे क्वेश्चन मिक्स कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ तो रिएक्शन बहुत सिंपल से तुम्हें दिख रही है, HBr तुम्हें ऐड करना है, एल्कीन है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर P बनाते हो तो यहाँ पे रिएक्शन, यहाँ चलो स्टार्ट कर लेते हैं। ये है हमारे पास और ये लिया हमने HBr। तो P अगर बनाओगे तो देखो क्या कर लोगे, एक कार्बन के साथ H और एक के साथ Br जोड़ दोगे तो जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट क्या है, P, ठीक है। अब P में तुम्हें 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन करनी है। एक तुम्हें करना है क्या, फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो क्या रिएक्शन होती थी, NaI एसीटोन के साथ लेते थे, है ना। तो Br की जगह क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, ठीक। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती थी ये, तो आइडो बन जाएगा। ये जो आइडो बना है ये हो गया Q, राइट। अब यहाँ पर है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या लेते थे, Hg2F2 लेते थे, मतलब फ्लोरो का फॉर्मेशन होता था। AgF ले सकते थे, है ना, SbF3 ले सकते थे। तो देखो जैसे हमने ले लिया Ag2F2 तो यहाँ पर Br की जगह क्या आ जाएगा, फ्लोरो आ जाएगा, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारा R। अब हमारे पास 3 प्रोडक्ट है P, Q, R। इन्हीं से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं, इन्हीं को तुम्हें कंपेयर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं, फर्स्ट ए ऑप्शन ये कह रहा है कि CX बॉन्ड, CX बॉन्ड का मतलब C और हेलोजन का बॉन्ड जो है, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ जो है वो डिपेंड करेगा साइज पे, राइट। सो CX बॉन्ड लेंथ ऑफ PQR फॉलोज इन ऑर्डर QRP, ठीक है। तो पहले तो हम लोग बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बना ले। तो यहाँ पर आइडो का साइज सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो आइडो का साइज बड़ा होगा यानी कि Q सबसे ग्रेटर होगा, फिर ब्रोमो का हो जाएगा P और फिर क्या हो जाएगा R, ठीक। तो हमारे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, राइट। अब ऑप्शन में देखते क्या दे रहे हैं, ऑप्शन में कह रहे हैं QRP, बट होना क्या चाहिए QPR। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है, राइट। अब आ जाओ सेकेंड ऑप्शन पे, CX बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड को तुम्हें ब्रेक करना है, ठीक है। तो बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा उतना ब्रेक करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ जितना कम होगा बॉन्ड ब्रेक करना उतना डिफिकल्ट होगा। तो इसके लिए ऑर्डर क्या हो जाना चाहिए, R का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होना चाहिए, देन P का होना चाहिए, देन किसका होना चाहिए, Q का, ठीक है।
तो बस चेक कर लो RPQ ये करेक्ट ऑप्शन है, राइट। अब आ जाते हैं थर्ड ऑप्शन पे, रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन, ठीक है। SN2 रिएक्शन कब होगी, जब हैलाइड निकलेगा, राइट। तो हैलाइड को किस में आसानी से निकाल सकते हो, तो अगर पुअर लिविंग ग्रुप होगा तो डिफिकल्टी से निकलेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो आयोडो में सबसे ग्रेटर होगा, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर ऑर्डर देखें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, Q सबसे ग्रेटर होना चाहिए, देन P होना चाहिए, देन क्या होना चाहिए, R। बस ये ऑर्डर तुम चेक कर लो कि QPR है, QPR है, नहीं है, PRQ है, तो ये गलत ऑप्शन है, राइट। अब आ जाओ, देखो pKa वैल्यू ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ लिविंग ग्रुप्स इन PQR फॉलोज इन ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले तो तुम pKa क्या होता है उससे पहले तुम Ka समझोगे। यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, F है हमारे पास, Br निकलेगा और I निकलने वाला है, ठीक है। अगर इसका तुम एसिड बना देते हो तो HF हो गया, HBr हो गया और HI हो गया, ठीक है। तो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो इसका सबसे ज्यादा होता है, किसका, I का। मतलब कि ये Ka की वैल्यू के ऑर्डर में अगर तुम अरेंज करते हो तो ये, और Ka और Pk अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा pKa किसका होगा, HF का होगा, देन HBr का होगा, देन HI का होगा, ठीक है। तो HF जो है वो हमारा किससे बनेगा, R से बनेगा। तो ऑर्डर हमारे पास क्या होना चाहिए, R का सबसे ज्यादा होना चाहिए, देन Br क्या था, P, एंड देन क्या हो गया, Q, ठीक है। ये ऑर्डर होना चाहिए RPQ। तो देख लो RPQ गिवन है क्या, RPQ नहीं गिवन है, RQP गिवन है। इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट है, एक ही ऑप्शन इसका करेक्ट है, कौन सा, बी ऑप्शन, ठीक है। ओके, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डाइक्रोमेट आयन इन एक्वस एसिड मीडियम, एसिडिक मीडियम आर रिड्यूस टू Cr3+, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें बता दिया गया है कि डाइक्रोमेट जो है वो रिड्यूस होकर के Cr3+ बना रहा है। द करंट इन एम्पियर, तुम्हें क्या बताना है, करंट बताना है, ठीक है। दैट फ्लोज थ्रू द सेल फॉर 48.25 मिनट्स, ठीक है। तो तुम्हें टाइम गिवन है, टाइम गिवन है कितना, 48.25 मिनट्स, ठीक है। तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे सेकेंड में, है ना। इसको तुम क्या कर लोगे, सेकेंड में चेंज कर लोगे। क्यों, क्योंकि अगर हमें चार्ज निकालना होता है तो टाइम किस में लेना होता है, सेकेंड में ही लेना होता है, राइट। सो देखो यहाँ पर अगर रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन में हमारे पास डाइक्रोमेट Cr2O7 2- होता है, ये चेंज हो जा रहा है किसमें, Cr3+ में, राइट। तो अगर एक Cr की बात करते हैं तो यहाँ पर ये +6 है, एक Cr की बात अगर करते हैं तो गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पर कितने Cr तुम्हें लेना पड़ेगा, 2 Cr। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, समझ गए। तो अभी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 1 मोल ऑफ Cr तुम्हें बनाना है। अभी हमारे पास कितने मोल Cr बना है, 2 मोल। तो अगर 2 मोल ऑफ Cr है, 2 Cr3+ है ना, तो N की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 6, ठीक है। तो अगर 1 मोल ले लेते हैं, 1 मोल Cr3+ ले लेते हैं तो N की वैल्यू में कितनी मिल जाएगी, 3। इतनी बात क्लियर हो गई। अब चार्ज का फॉर्मूला बता दो क्या होता है, NF लेते हो तुम, ठीक है। N यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, फेराडेज नंबर ले लोगे 96500, ठीक है, कूलम, ठीक। तो चार्ज Q ये हो गया, लेकिन हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं करंट, ठीक है। तो Q का एक ये भी फॉर्मूला होता है, ये तुम जानते हो, Q = I × T, ठीक है। तो I निकालना होगा तो क्या कर लोगे, Q/T कर लोगे, Q/T। Q हम लोगों ने क्या सॉल्व किया यहाँ पे, 3 × 96500, और क्या हो गया, अपॉन तुम्हें क्या रखना है, T। टाइम कितना था हमारे पास, कितना होगा टाइम, टाइम हो गया ये 48.25 इंटू क्या कर लिया, 60, ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर लोगे, 0 ये कैंसिल कर लो और ये हो गया तुम्हारा 2 कितना, 3 2 ठीक है। 2 से ऊपर कैंसिल कर लो, 2 4 हो गया, 2 8 हो गया, एंड 2 2 और 2 5, ठीक है। बस देखो कितना अच्छा सा नंबर तुम्हें मिल गया है। यहाँ से इसको 10⁻⁻2 कर लो, पॉइंट हटा करके ऊपर या 10⁻2 कर लो, तो ये सीधा सीधा तुम्हें कैंसिल होता हुआ दिखेगा, ठीक। तो क्या आ गया आंसर तुम्हारा, 10⁻2 कह सकते हो, या तुम क्या कह सकते हो, 100 एम्पियर।
ठीक है। तो कितना कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल सा था इसमें, राइट, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना था, कैलकुलेशन इजी था। ओके, at 25 degree Celsius concentration of H plus ion in 1 into 10 to the power minus 3 m aqueous solution of weak monobasic acid having dissociation constant Ka given है 4 into 10 to the power minus 11 is x into 10 to the power minus 7 m। ठीक है, तो यहाँ देखो 10 to the power minus 7 m है, x की कुछ समथिंग वैल्यू होगी, तो लगभग इस बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन तुम्हें दिख रहा है ना। इस तरह जो ऑप्शन तुम्हें दिख, मतलब आंसर जो तुम्हें दिख रहा है, उससे ये हिंट मिल रहा है कि सोल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट है। इसका मतलब है कि एसिड को डिसोसिएट करोगे तो उस एसिड के डिसोसिएशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एसिड के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन वाटर का भी यूज होगा। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ यूज करके तुम्हें X निकालना है। तो सबसे पहले तुम एक मोनोबेसिक एसिड कंसिडर कर लो, लाइक HA कंसिडर कर लिया और ये ले लिया इसको H प्लस आयन और A माइनस आयन में डिसोसिएट कर लो, राइट। अब यहाँ पर वाटर को भी तुम डिसोसिएट कर लो, वाटर को डिसोसिएट करते हो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन यहाँ भी मिलेगा और OH माइनस आयन मिलेगा, राइट। ये दो इक्वेशन हमने बना ली, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन सेम कंटेनर में एसिड का भी है और वाटर का भी है, तो अगर टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन लोगे तो ये प्लस ये हो जाएगा। तो सपोज हमने कॉन्सेंट्रेशन इसका x मान लिया, x ले लिया है ना, और इसका y ले लिया, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसमें x प्लस वाई होगा और इसमें भी क्या होगा, x प्लस वाई होगा। समझ गए क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन जो है वो ये कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस वाई। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और HA का कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें दे रखे हैं कितना, 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, तो अब इससे तुम्हें क्या कर लेना है, इससे तुम Ka निकाल लो पहले तो Ka इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन की जगह तुम क्या रखोगे, x प्लस वाई रखोगे और A की जगह क्या रखोगे, तुम x रखोगे और नीचे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA रखते हो ना, तो 10 टू द पावर माइनस 3 रख लोगे, राइट। एक इक्वेशन तुम्हारी ये होगी, यहाँ से हम x निकाल लेते हैं, क्यों निकाल लें अभी वो बताएंगे तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Ka इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हो गया अपॉन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ से हमने अभी x निकाल लिया है। ठीक, इससे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से ले लो तुम क्या, KW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। तो इसकी जगह क्या ले लोगे, x प्लस वाई ले लोगे और इसकी जगह क्या ले लोगे, y, और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, y निकाल लेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KW अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, अब हमें निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या है, x प्लस वाई है। ठीक है, तो x हमने यहाँ पे लिया और y हमने यहाँ लिया, तो x और y को ऐड कर लो। ठीक है, तो फ्रॉम यहाँ पे तुम ले लो फर्स्ट और ये ले लो सेकेंड। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पे क्या ले लिया, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई जब किया तो क्या हो जाएगा, x की जगह ये वैल्यू रख सकते हो पूरी तुम, तो ये हो गया Ka और 10 टू द पावर माइनस 3 है अपॉन क्या है, x प्लस वाई, राइट। और यहाँ पर प्लस तुम्हें करना है क्या, x तो ले लिया हमने, x की ये पूरी वैल्यू ले ली, y की जगह हम क्या ले लेंगे, ये ले लेंगे KW अपॉन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, है ना। x प्लस वाई को तुम क्या करो, कॉमन लेकर के इधर डाल दो, तो x प्लस वाई की पावर 2 हो गया, ये इज इक्वल टू हो जाएगा Ka की वैल्यू देखो गिवन है तो रख लो यहाँ पे सीधे सीधा, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 गिवन है, तो ये हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 हो गया, और यहाँ पर हमारे पास 10 टू द पावर माइनस 3 है ही, प्लस KW की वैल्यू तुम्हें पता ही है कितनी होती है, 10 टू द पावर माइनस 14 होती है ना। तो यहाँ देखो ये भी 10 टू द पावर माइनस 14 हो गया, ये भी 10 टू द पावर माइनस 14 हो गया, कॉमन ले लो इसको। ठीक है, तो बाद में इसको हम यहाँ से स्क्वायर हटा करके क्या कर लेंगे, रूट कर लेंगे इधर। तो अभी देखो क्या करना है तुम्हें, 4 हो गया और इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 1 क्या है हमारे पास, 4 ये है और 1 ये, तो ये हो गया 5 और 10 टू द पावर क्या हो गया, माइनस 14 हो गया, और x प्लस वाई का स्क्वायर था यहाँ पे, तो यहाँ से क्या कर लो, x प्लस वाई कर लो, तो इधर से स्क्वायर हटाओ तो इसको रूट कर लो, रूट से बाहर पावर को करोगे तो 10 टू द पावर माइनस 7 हो जाएगा, 5 का रूट ले लोगे तो लगभग तुम्हारा 2.24 के आसपास आएगा। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन जो है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू क्या था, x प्लस वाई था, और x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर जो है 10 टू द पावर माइनस 7 तो यहाँ पे गिवन है, x की जगह तुम्हें क्या लिखना होगा, 2.24। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर होगा।
देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोलर वॉल्यूम ऑफ अ वॉन्डर वॉल्स गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय द एक्सप्रेशन द वॉन्डर वॉल इक्वेशन एंड एज अ क्यूबिक इक्वेशन। कैसा बनाना है, क्यूबिक इक्वेशन। देखो कहानी में क्या ट्विस्ट है, तुम्हें वॉन्डर वॉल इक्वेशन देना है, स्टेट्स ऑफ मैटर का ये क्वेश्चन है। वॉन्डर वॉल इक्वेशन रियल गैस इक्वेशन होती है, ठीक है, उसका तुम्हें कौन सा फॉर्म बनाना है, क्यूबिक फॉर्म बनाना है, ठीक है, यहाँ तक तो चलो ठीक है, विथ वी एम एज अ वेरिएबल, ठीक है, वी एम को तुम्हें क्या करना है, वेरिएबल करना है। अब तुमसे पूछ क्या रहे हैं, द रेशियो, किसका रेशियो पूछ रहे हैं, ये ध्यान से समझो, ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वी एम स्क्वायर, किसका रेशियो पूछ रहे हैं, वी एम स्क्वायर का टू द कोफिशिएंट ऑफ वी एम, ठीक है। तो मतलब पहले तुम क्यूबिक इक्वेशन बना लो, उसके बाद से तुम्हें जो कोफिशिएंट दिखेगा वी एम स्क्वायर का और वी एम का, उसका तुम्हें क्या करना है, रेशियो निकालना है। और ये तुम्हें कांस्टेंट दे रखे हैं, वॉन्डरवॉल कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर गिवन है और प्रेशर गिवन है, ठीक है, आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो 1 मोल के लिए पर मोल की बात हो रही है, तो 1 मोल का वॉन्डरवॉल इक्वेशन बना लो, तो फॉर्मूला क्या होता है, पी प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर ले लेंगे, राइट, वो वी एम स्क्वायर लेकर के चलो, यहाँ पर वी एम माइनस क्या होता है, बी, ये इज इक्वल टू क्या होता है, आर टी। ये सब कुछ हम लोगों ने किसके लिए ले लिया, 1 मोल के लिए ले लिया, ठीक है। तो देखो इसको क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो ये हो गया P VM हो गया, ठीक है। और क्या कह सकते हो इसको, अगर तुम इसमें मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा तुम्हारा A वी एम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे क्या, A बाई वी एम, ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, ए बी बाई वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, आर टी, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई। अब पूरी इक्वेशन में क्या कर दो तुम, वी एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि क्यूबिक फॉर्म तुम्हें लेना है, राइट। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी वी एम क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर तुम मल्टीप्लाई करते हो वी एम स्क्वायर से, तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, वी एम, ये कैंसिल हो जाएगा एक नीचे, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस पी बी वी एम स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे वी एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए बी, और वी एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये इज इक्वल टू हो जाएगा वी एम स्क्वायर आर टी, ठीक है। अब इसे क्या लिख सकते हो, पी वी एम क्यूब ले लिया, राइट, और ये हो गया ए वी एम हो गया, माइनस पी बी वी एम स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस ए बी हो गया, और माइनस क्या कर सकते हो, वी एम स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू क्या कर लिया, 0, ठीक है। तो वी एम स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है, तो ये हम सिर्फ यहाँ से काम की चीज ले ले, हमें इसकी जरूरत है, ठीक है। और वी एम स्क्वायर का कोफिशिएंट तुम्हें यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लेते हैं तो ये है हमारे पास, देखो इस यहीं से चेक कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा पी बी, और ये क्या है, आर टी, और माइनस माइनस से क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और ये हो गया वी एम स्क्वायर, ठीक है। बाकी की जरूरत है नहीं, हमें वी एम स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, तो वी एम स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें क्या मिल गया, ये मिल गया, ठीक है। ए बी की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब किसकी जरूरत है, वी एम का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, ए, ठीक है। तो बस हमें इसी का रेशियो निकालना है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पी बी प्लस आर टी, और अपॉन क्या करना है, ए, ठीक है। इतना सा पूछा था तुमसे, ठीक, वी एम स्क्वायर कोफिशिएंट और वी एम का कोफिशिएंट जो है, इसका तुम्हें रेशियो निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रख लो, पी कितना गिवन है, पी देखो कितना है, 300 गिवन है, और पी के साथ क्या है, बी, बी क्या है, पॉइंट, देखो बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.06 है, राइट। और प्लस तुम्हें क्या करना है, आर, आर कितना गिवन है, 0.0, इसको ऐसे कर लो, ये है तुम्हारा 300, और ये हो गया 0.06, और प्लस तुम्हें क्या लेना है, आर कितना गिवन है, 0.082, और टी कितना गिवन है, 300, ठीक है। अपॉन ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 6, ठीक है। अब बस तुम क्या करो कि ये तुम 0 कैंसिल कर लो यहाँ से, है ना, पॉइंट को इधर शिफ्ट कर लो, राइट, इसका भी पॉइंट इधर शिफ्ट कर लो और 0 कैंसिल कर लो, इसमें से 3 कॉमन ले लो, ठीक है। जब 3 कॉमन ले लोगे तो तुम्हारा 3 से कट जाएगा क्या, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, ऊपर देखो क्या बचा हुआ है, 6 बचा है, प्लस 8.2 बचा है, और नीचे क्या है, 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 14.2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 7.1, ठीक है। तो ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है, समझ गए।
सो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडरिंग आइडियल गैस बिहेवियर द एक्सपेंशन ऑफ वर्क डन, ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है ये, और इन किलो जूल बताना है, ये बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखना, किलो जूल में तुम्हें बताना है। व्हेन 144 ग्राम ऑफ वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड कंप्लीटली अंडर कांस्टेंट प्रेशर एट 300 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करना है, तो वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है, इलेक्ट्रोलाइज्ड प्रोडक्ट इसका जो मिलेगा वो मिलेगा H2 गैस मिलेगी, और O2 गैस मिलेगी, वो कितनी मिलेगी, हाफ O2 गैस, ठीक है, ये तो बैलेंस रिएक्शन है, राइट। अब देखो यहाँ पर तुमसे क्या कह रहे हैं कि तुम्हें बताना है वर्क डन, तो वर्क डन की अगर बात करते हैं तो वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी होता है, राइट। तो वॉल्यूम तो कहीं कुछ दे नहीं रखे हैं, किसकी बात हो रही है, आर और टी गिवन है, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से तुम क्या कर सकते हो, पी डेल्टा वी की जगह क्या लिख सकते हो, डेल्टा एन आर टी ले सकते हो, और डेल्टा एन तुम्हें पता है किसका लेते हैं, गैस का लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं, और किसका, गैस का। तो यहाँ वाटर क्या है, ये तो लिक्विड है, इसके मोल्स तुम्हें लेने नहीं है, राइट। सो यहाँ पर देखो अगर मोल्स की बात करते हैं तो मोल्स ऑफ वाटर तो गिवन नहीं है, ग्राम ऑफ वाटर गिवन है, तो ये जो ग्राम गिवन है इस ग्राम से तुम मोल्स ऑफ वाटर निकाल लो, 144 डिवाइडेड बाय तुम क्या कर लोगे, मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना होता है 18, ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लो तुम, ये कितने मोल्स हो गए, 8 मोल्स, राइट। सो देखो 1 मोल है तो 1 मोल है, ये हाफ मोल है, तो अगर ये 8 मोल लेते हो तो ये कितने मोल हो जाएगा, 8 मोल हो जाएगा, और ये कितने मोल हो जाएगा, 4 मोल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो डेल्टा एन हमें निकालना है, तो डेल्टा एन किसका लेना होता है, गैस का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट के मोल्स हमें कितने मिल रहे हैं, 12 मोल मिल रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा एन की जगह क्या रख लेंगे, 12 रख लेंगे, रिएक्टेंट का लेना नहीं क्योंकि ये लिक्विड है, ठीक है। बस तुम्हारा क्वेश्चन जहाँ तक यहाँ सॉल्व हो गया, ये हो गया -12, और R की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहीं पर तुम चेंज कर सकते हो, 8.3 इंटू 10⁻³ कर लो यहीं पे, है ना, और T टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ देखो क्यों चेंज किया, ये देखो जूल में गिवन है और तुमसे आंसर किस में पूछ रहे हैं, किलो जूल में पूछ रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T टेम्परेचर कितना रखोगे, 3 इंटू 10⁻² कर लो, है ना, 300 को 3 इंटू 10⁻² कर लोगे तो ये पावर तुम्हें कैंसिल होता हुआ दिखेगा, ये हो गया -12 इंटू 8.3 और इंटू 3 और 10⁻⁻1 बचा है, ठीक है। तो इसको बस तुम मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा 298.8, और ये पावर को अगर तुम शिफ्ट कर देते हो इंटू 10⁻⁻1 है तो ये हो जाएगा 29.8, ठीक है, किस में आ गया, ये किलो जूल में, ठीक। तो क्वेश्चन ओवरऑल बहुत सिंपल था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, कोई ऐसा लॉजिक या सच कोई डिफिकल्ट लॉजिक भी नहीं लगानी थी, सिंपल से रिएक्शन थे, सिंपल सा क्वेश्चन था, ओके। द मोनोमर X इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ नाइलॉन 6,6 गिव्स पॉजिटिव कार्बिल अमाइन टेस्ट। देखो बेटा डिस्टिंग्विश टेस्ट जो होता है ना, ये हर चैप्टर में हर कंपाउंड का इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, ये तुम्हें हिंट देता है कई सारी रिएक्शंस को कंप्लीट करने में, अगर रिएक्शंस तुम्हें अगर तुम्हें कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से क्लियर नहीं हो पाता है कभी कभी, तो डिस्टिंग्विश टेस्ट वहाँ पे काफ़ी हेल्प करता है। सो यहाँ पर नाइलॉन 6,6 की बात कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि नाइलॉन 6,6 में जो मोनोमर इन्वॉल्व है वो क्या देगा, कार्बिल अमाइन टेस्ट देगा, ठीक है। वैसे तो जनरली जब पॉलीमर पढ़ते हो तो सबके मोनोमर्स तो बहुत अच्छे से तैयार ही करते हैं, पॉलीस्टर टाइप होते हैं, पॉलीअमाइड टाइप होते हैं, है ना, पॉली ओलिफिन टाइप होते हैं, ठीक है, तो ऐसे तैयार कर लेते हैं। इफ 10 मोल्स ऑफ X आर एनालाइज्ड यूजिंग ड्यूमास मेथड, द अमाउंट इन ग्राम, अमाउंट बताना है इन ग्राम, देखो कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट करी गई है, ऑर्गेनिक से उठा करके फिजिकल पे डाल दी गई है, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा है, IIT एडवांस भी तो है तुम्हारा, पता तो चलना चाहिए कि कुछ अलग तो होगा ही। सो यहाँ पर देखो पहले तो नाइलॉन 6,6 के 2 मोनोमर्स देखो बहुत अच्छे से तैयारी होते हैं तुम लोग को, अब तो ये मेन के सिलेबस से हटा दिया गया है, बोर्ड से भी हटा दिया गया है, बोर्ड में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हुआ करता था। नाइलॉन 6,6 के 2 मोनोमर होते हैं, एक होता है तुम्हारा हेक्सामिथाइलिन डाईअमाइन, ठीक है, तो हेक्सामिथाइलिन ले लोगे और डाईअमाइन में क्या हो जाएगा NH2 और NH2, ठीक है, और दूसरा मोनोमर इसका होता है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड में CH2 4 टाइम्स एंड COOH, और नाइलॉन 6,6 पहचानने का यही तरीका भी होता था,
6 का मतलब होता था कि 6 कार्बन यहाँ पे और 6 कार्बन तुम्हें ये टोटल है ना, इसी को मिला के 6 बोलते थे। ठीक है, तो अभी तो ये मोनोमर है, पॉलीमर तो तुम्हें बनाना नहीं है, मोनोमर पे ही सारी कहानी टिकी हुई है। तो ये कह रहे हैं कि नायलॉन 6 में जो मोनोमर X है, X इन्वॉल्व कर रहे हो जिसको, वो पॉजिटिव कार्बोल अमाइन टेस्ट दे रहा है। तो देखो ये प्राइमरी अमाइन है ना, तो प्राइमरी अमाइन है तो कार्बोल अमाइन टेस्ट देगा। ठीक है, तो ये सिर्फ पहचानने के लिए, तो इस मोनोमर की बात ही नहीं हो रही है ना, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो इसकी बात अगर हो रही तो ये कार्बोल अमाइन टेस्ट देता है। अब इसी का तुम 10 मोल अगर ले लेते हो तो एनालाइज यूजिंग ड्यूमास मेथड, जो भी इसमें नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगा, नाइट्रोजन जो गैस बनेगी उस नाइट्रोजन गैस का तुम्हें मास बताना है, जितने भी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर तुम 1 मोल लेते हो ये, तो ड्यूमास मेथड में तुम्हें कितने N मिलेंगे, N2 मिलेगा। ठीक है, तो अगर 1 मोल लिया है तो तुम्हें N2 का 1 मोल मिला है, राइट। तो तुम्हें कितने मोल लेना है, ये 10 मोल लेना है। ठीक है, तो जब तुम ये 10 मोल लोगे तो N2 का भी तुम्हें क्या मिलेगा, 10 मोल मिलेगा। ठीक है, तो मोल जो मिल गया तो वो तुम्हें क्या मिल गया, मोल किसका मिल गया, N2 का कितना, 10, राइट। लेकिन मोल्स तुमसे नहीं पूछ रहे, क्या पूछ रहे हैं, मास पूछ रहे हैं। तो मोल का फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है, मास अपॉन क्या होता है, मोलर मास होता है, राइट। सो यहाँ पर मास तुम्हें बताना है, वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स मॉलिकुलर वेट हो जाएगा। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तुम्हारा मोल्स दे रखे हैं 10 और N2 का मास कितना होता है बताओ, 28 ग्राम होता है। तो सीधा सीधा सा कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है इसमें, थोड़ी सी लॉजिक बस लगानी थी। अगर तुम्हें मोनोमर का स्ट्रक्चर पता है तभी तुम बता सकते हो, नहीं तो डिफिकल्ट होता है ये। वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ओके, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर भी क्या किया गया है, तुम्हें ऑर्गेनिक से उठा करके इसको भी थोड़ा फिजिकल पे डाला गया है, क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ी है थोड़ी सी इसमें, बट ठीक है। रिएक्शंस जो हैं, जो इसमें तुम्हें प्रेजेंस दिख रहे हैं, वो सारे प्रेजेंस जो हैं वो बहुत ही नॉन प्रेजेंस है। ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, कई इसमें नेम रिएक्शंस है जो तुम जानते हो, उसी से तुम्हें प्रोडक्ट बनाना है, राइट। सो यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है तुमसे, पहले तो रिएक्शन की कहानी समझ लो, PQRTRS ये सब कुछ बनाना है। आखिर में तुमसे क्या पूछ रहे हैं, 16 मोल तुम्हें X लेना है, स्टार्ट करना है तुम्हें 16 मोल से, X से स्टार्ट करना है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, S बन रहा है, ये वाला जो प्रोडक्ट बन रहा है, इस प्रोडक्ट का तुम्हें क्या बताना है, अमाउंट बताना है। ठीक है, तो देखो ईजी भी है, डिफिकल्ट भी है। अगर तुम एक भी कार्बन हाइड्रोजन कुछ भी भूले, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे गलत आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो रिएक्शंस कायदे से पहचानोगे, फिर प्रोडक्ट तुम कायदे से बनाओगे। ठीक, तो चलो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंस तुम देखते चलना क्या क्या है, यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर रिएक्टेंट लिया, ये है बेंजीन, और यहाँ पर क्या है, Br है। ठीक, और ये तुम्हारा सीधा सा प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा है, कुछ एल्डिहाइड रहा होगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल से रिएक्ट करा करके यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, साइक्लिक कीटल या साइक्लिक एसिटल कहते हैं इसको। ठीक है, साइक्लिक एसिटल ही होगा यहाँ पे। अब इसे तुम्हें रिएक्ट कराना है किससे, ये देखो इस रिएजेंट को पहचानते हो, सोडियम के साथ ईथर लिया हुआ है ना, बहुत ही फेमस रिएक्शन होती है। अगर इधर अल्काइल हैलाइड लेते तो ये वुड्स रिएक्शन होती, अराइल हैलाइड में ये क्या हो जाती है, फिटिक रिएक्शन हो जाती है। तो तुम्हें इसके कितने मोल्स लेने पड़ेंगे, 2 मोल्स लेना पड़ेगा, राइट। 2 मोल्स लोगे तो 2 मोल्स लोगे तो क्या हो जाएगा, फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, Br हटेगा, है ना, और 2 रिंग जो है वो आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है, तो पहले तो यहाँ से तुमने 2 रिंग जोड़ दिया और इसके बगल में तुम्हारे पास अभी ये ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है अभी, तो इसको तुम ऐसे ही रख लोगे। ठीक, इसके बाद क्या किया, इसको हाइड्रोलाइज किया। तो हाइड्रोलाइज जब करोगे तो यहाँ पर HH आ जाएगा और एक कार्बन पे 2 OH तुम्हें स्टेबल नहीं दिखेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। तो हाइड्रोलिसिस अगर किया इसका, H3O दिया, तो सीधा सा प्रोडक्ट हमें क्या मिलने वाला है, देखो ध्यान से, है ना। यहाँ से जब बॉन्ड तोड़ोगे ना तो दोनों को एक एक H दोगे तो ये OH दिखेगा। तो एक कार्बन पे 2 OH, ये तो तुम्हें पता ही है ना कि ये स्टेबल नहीं होता है, ये दोनों किस में चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड में। ठीक है, तो ये जो एल्डिहाइड बना है यहाँ पे, ये हमारा प्रोडक्ट बना है P। ध्यान से सब समझते चलना, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास की बात है, इसलिए कहीं पर भी कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अब देखो तुम्हें क्या मिल रहा है, NaOH। NaOH की 2 तरह के रिएक्शंस हम लोग लेते थे। NaOH की यहाँ पे फिर कंटिन्यू कर रही हूँ। NaOH की 2 तरह की रिएक्शन होती थी। अगर तुम डाइल्यूट लेते थे तो एल्डोल होता था,
कॉन्सेंट्रेटेड लेते थे तो कैनिजारो होता था, फिर तुम्हें साथ में देखना भी पड़ता था कि कैसा एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग है या अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये रिएक्शन कौन सी हो सकती है, कैनिजारो ही हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन हो रही है कैनिजारो रिएक्शन। ठीक, तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता था, साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता था, एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा सा 2 रिंग को तो तुम ऐसे ही रखो और एक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दो, तो ये ऑक्सीडाइज होकर के तुम्हें क्या मिल जाएगा, सॉल्ट बनता था, राइट, और दूसरा क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तुम्हारा, अब इसको फिर क्या करते हो, हाइड्रोलिसिस कर रहे हो। ठीक है, तो जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पर जो सॉल्ट दिख रहा है तुम्हें Na, ये हटा दोगे, यहाँ पर फिर हमें मिल जाएगा एसिड। ठीक, तो ये वाला स्टेप दोनों हो गया इसका। ठीक, तो ये जो प्रोडक्ट मिला है हमें, ये क्या है, ये है Q। अब आ जाओ Q का क्या करना है तुम्हें। Q का देखो सीधा सीधा तुम्हें क्या दिख रहा है, सोडा लाइम दिख रहा है, डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन यहीं पर होगा, तो ये पूरा COOH गायब हो जाएगा। ठीक है, तो COOH तुम कर देना गायब यहाँ से, तो ये बेंजीन रिंग बचेगी यहाँ पर, और यहाँ तुम्हें मिलेगा क्या, CH2OH। ठीक है, ओके, तो ये हो गया तुम्हारा CH2OH और ये प्रोडक्ट हो गया क्या, R। ठीक, R पे पहुंच गए। अब R को तुम्हें किससे रिएक्ट कराना है, PbR3 से रिएक्ट कराना है, तो ये तो बहुत अच्छे से जानते हो तुम कि OH हटेगा, है ना, PbR3 से अगर रिएक्ट कराते हो तो OH को तुम्हें हटा देना है। ठीक है, स्पेस लग रहा है कम पड़ेगी यहाँ पे, तो नेक्स्ट पेज लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2Br हो जाएगा, राइट। ओके, तो CH2Br पे जब हम पहुँच गए तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया T। ठीक है, T हो गया। अब आ जाते हैं T को तुम्हें R देना है। ओके, चलो T को हमें देना है क्या, R। R कहाँ थे हम, यहाँ पे। ठीक है, और R हमारे पास क्या बना था, एल्कोहल बना था। T को R नहीं देना है, R देने से पहले R को तुम NaH से रिएक्ट करा लो, तो R यहाँ पर ये है, तो इसे अगर हम NaH से रिएक्ट कराते हैं तो देखो NaH से अगर रिएक्ट कराते हो तो यहाँ से H+ आयन निकाल दो और ये Na चला जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो यानी कि प्रेजेंस में अभी हमारे पास जब R और NaH रिएक्ट किया तो प्रेजेंस में हमारे पास देखो ध्यान से क्या है, ये हो जाएगा और एक रिंग ये हो गई और ये है CH2 और O के पास आ गया है Na। ठीक है, तो ये जो T, R और NaH की रिएक्शन के बाद से ये रिएजेंट अभी हमारे पास है। ठीक है, इस रिएजेंट को हमें रिएक्ट कराना है किससे, T से। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर ये है हेलाइड और ये है एल्कोक्साइड। ठीक है, हेलाइड है और एल्कोक्साइड है और यहाँ पर ईथर प्रेजेंस है। ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन होती है, ये तुम्हारी होती है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ से Na+ और यहाँ से Br- आयन निकाल दो, बस ये O जोड़ दोगे तुम यहाँ पे। ठीक है, तो देखो क्या बनेगी रिएक्शन, प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो एक रिंग ये हो गई, दूसरी रिंग ये हो गई, ओके, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH2। ठीक है, ध्यान से समझना, और ये CH2 किससे जुड़ने वाला है, इस O से जुड़ने वाला है, और ये O जुड़ा हुआ है किससे, CH2 से। ठीक है, और ये CH2 जुड़ा हुआ है किससे, रिंग से, तो ये रिंग हमने बना दिया ऐसे। देखो नीचे भी बना सकते हो तुम, नीचे स्पेस नहीं है तो ये हमने इधर बना दिया, और जहाँ पे CH2OH है उसके बगल वाले कार्बन पे इधर ले लो या इधर ले लो, तुम एक और रिंग बना दोगे। ठीक है, सपोज हमने बना दिया इधर एक और, ऐसा करते हैं कि ये ले लिया CH2 और ये CH2 जुड़ा हुआ है किस रिंग से, इस रिंग से जुड़ा है, देखो ये हो गया, और इस रिंग से ही इस कार्बन से, इसके बगल वाले कार्बन से ले लो, एक और रिंग जोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट है, तो ये है तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक, अब क्या करना है, इस ये प्रोडक्ट जो बन गया वो तुम्हारा S बन गया। अब ध्यान से समझो, प्रोडक्ट तो तुमने बना लिया। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट बना है इसका मॉलिक्यूलर मास बताना है। मॉलिक्यूलर मास बताना है तो देखो क्या करना है, पहले तुम्हें तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब कुछ काउंट कर लो। ठीक है, कार्बन बड़े आराम तरीके से काउंट कर लोगे, 1 2 3 4, 4 रिंग है, एक रिंग में 6 कार्बन है। ठीक है, तो 24 कार्बन तो ऐसे हो गया, 25 और 26 कार्बन ऐसे हो गए, तो 26 × 12 कर लोगे। ठीक है, हाइड्रोजन ध्यान से सारे सॉल्व कर लोगे, जहाँ जहाँ तुम्हें बॉन्ड दिख रहा है ये वाले जुड़ते हो वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है,
और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 प्रेजेंट है। क्लियर? ये सब कुछ कर लोगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास तुम्हें मिल जाएगा 350। अब देखो क्या यही मॉलिक्यूलर मास होगा? तुमसे क्या पूछे हैं? अमाउंट पूछे हैं, तो क्या यही अमाउंट होगा? नहीं, यहाँ पर कहानी में थोड़ा सा और ट्विस्ट है। ठीक है, क्या ट्विस्ट है? तुम्हें स्टार्ट करना है 16 मोल से, राइट? तो 16 मोल से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर x जो ले रखे हैं वो 16 मोल ले रखे हैं। ठीक है, तो x के यहाँ पर अमाउंट कितना लिया था? ट्वाइस। ठीक, और यहाँ पर आकर के वो एक कंपाउंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 मोल्स था, यहाँ क्या हो गया? इसका हाफ मोल हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर लेते हैं 16, ठीक है, तो यहाँ पर P जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। ठीक, तो Q जो है वो 50% इसका कर लेना है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, राइट? तो R भी 50 कर लेना है, तो ये कितना हो गया? 2 मोल हो गया, और T इसका 50 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 मोल, और इसका 50 S हो गया, तो ये कितना हो गया? हाफ मोल। आ गई बात समझ में? तो अब तुम्हें क्या करना है? S का वेट बताना है। ठीक, तो वेट के लिए क्या फॉर्मूला लिखते हैं? वेट इज इक्वल टू मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं, बताओ। ठीक है, तो मोल हमारे पास कितना है? हाफ मोल है ना? मोल हमारे पास कितना है? मोल है हाफ मोल, और मॉलिक्यूलर वेट कितना आया? 350 आया। ठीक है, तो बस अब इसको हाफ कर लो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 175 ग्राम। ठीक है, समझ गए? तो देखो बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, रिएक्शन करेक्ट होना चाहिए, और ये कॉन्सेप्ट जो मोल का दिया है ये भी सही से आना चाहिए। इसमें भी कंफ्यूजन हुआ तो क्वेश्चन गलत हो सकता था। ठीक है, और एक भी कार्बन हाइड्रोजन कुछ भी छूटा तो क्वेश्चन गलत हो सकता था, तो ध्यान से सॉल्व करना था इसे। ये फिर से अगेन बेटा ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ये क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस का क्वेश्चन है, जिसमें डिफरेंट ग्रुप के ग्रुप रिएजेंट होते हैं, है ना? तो तुम्हें मैच द कॉलम में ये तुम्हें बताना है। सो यहाँ पर देखो, ये तो जब तुम अच्छे से पढ़ते हो ना ये चैप्टर, तो वहाँ पर तुम्हें सीधा सीधा सा ये मिल रहा होता है। ठीक है, तो H2S और NH4OH जो होता है ये तुम्हारा होता है 4th ग्रुप का। ठीक है, यहीं पे पहले मेंशन कर लो, 4th ग्रुप का रिएजेंट होता है अमोनियम कार्बोनेट, और NH4OH जो होता है ये होता है तुम्हारा 5th ग्रुप का रिएजेंट, राइट? और NH4OH एंड इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl ये होता है बेटा 3rd ग्रुप का रिएजेंट, और ये होता है तुम्हारा 2nd ग्रुप का रिएजेंट। बस इतनी सी बात तुम्हें समझ में आ गई। अब तुम्हें इनके सबके ग्रुप पता है ना? तो 4th ग्रुप कौन सा है? Mn, ये हो गया तुम्हारा 4th ग्रुप। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्या? 5th ग्रुप। ठीक, और एल्युमिनियम क्या होता है? 3rd ग्रुप होता है, और ये कितना हो गया? 2nd ग्रुप हो गया। ठीक है, बस अब तुम मैच द कॉलम कर लो। ठीक है, 4th को 4 से मैच कराओ, यानी कि P हो गया तुम्हारा क्या? 3, Q हो गया 4, P3Q4, तो P3Q4, तो ये B ऑप्शन तो हटा ही दो। ठीक है, और ये भी हटा दो। ठीक, अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचा, तो P हो गया तुम्हारा कौन सा? P3 हो गया। अब आ जाते हैं Q हमारा क्या है? 5th ग्रुप। 5th ग्रुप कौन सा है हमारा? BA, तो Q के साथ होगा 4, तो Q के साथ 4 है इसमें, ये नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बट आगे भी तुम चेक कर लो, R के साथ होना चाहिए, R क्या है? 3rd ग्रुप है, तो 2, R के साथ होना चाहिए 2, और S के साथ होना चाहिए 1, तो यही तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका यही था कि पहले तुम सारे इधर मेंशन कर लो कि ये किस ग्रुप के रिएजेंट है, और फिर यहाँ पे मेंशन कर लो कि ये कैटायन किस ग्रुप के हैं, उसके बाद से मैच द कॉलम कर लोगे। ठीक है, ओके, अगेन मैच द कॉलम क्वेश्चन है। इसमें देखो फिर से देखो नेम रिएक्शन जो होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती हैं। सेंडमेयर स्टीफन रिएक्शन है, सेंडमेयर रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, कैनिज़ारो रिएक्शन है। ठीक है, इन सभी रिएक्शंस को तुम पहचानते हो। ठीक, तो स्टीफन रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं साइनाइड जो बनता है वो रिएक्ट करता है। सेंडमेयर रिएक्शन जो है डाइजोनियम सॉल्ट में हो सकता है। हॉफमैन ब्रोमाइड किस में होता है? ब्रोमाइड में अमाइड में बनता है। ठीक है, कैनिज़ारो रिएक्शन किस में होता है? एल्डिहाइड में होता है, हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। तो इतनी चीज़ें पहचान लोगे, उसके बाद से इन रिएक्शंस को बनाते चलो। ठीक है, सबसे पहले पहली रिएक्शन जो दी हुई है वो किसकी दी हुई है? टॉलुइन की दी हुई है, और टॉलुइन को तुम किससे रिएक्ट करा रहे हो? देखो क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्ट करा रहे हो, तो ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं इटार्ड रिएक्शन, है ना? इटार्ड ऑक्सीडेशन भी कह सकते हो। तो ये सीधा सीधा क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड का हाइड्रोलिसिस, ये पूरा प्रोसेस, यहाँ पे तुम्हें प्रोडक्ट मिल रहा है एल्डिहाइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड अगर बना है तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। ठीक है,
तो कैनिजारो यहाँ पे तुम मेंशन कर सकते हो, ठीक। तो कैनिजारो की अगर बात करें तो तुम्हें कहाँ मिल रहा है, S का 1, ठीक है। तो S का 1 देखो किसमें किसमें मैच कर रहा है, S1 जो है ये इसमें नहीं है, फर्स्ट में नहीं है। S1 किस में है, बी में है, और S1 किस में है, डी में। तो ये ऑप्शन छोड़ दोगे, ठीक है। ए और बी ऑप्शन कैंसिल कर लो, टाइम बचेगा थोड़ा तुम्हारा। सेकंड में रिएक्शन, अगर सेकंड वाली रिएक्शन देखो, बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड यहाँ पे अगर लेते हो तुम और इसे तुम रिएक्ट कराते हो PCl5 से, ठीक है। PCl5 से रिएक्ट कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, COCl बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा, COCl। और फिर इसे तुम रिएक्ट कराते हो अमोनिया से तो ये बन जाएगा क्या, अमाइड, CONH2, ये बन जाएगा अमाइड, CONH2, ठीक है। ये हो गया अमाइड, ठीक। अब इसे तुम P4O10 देते हो तो P4O10 या P2O5 जो होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो इसका डिहाइड्रेशन कर लोगे, तो डिहाइड्रेशन करोगे तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा, ये बन जाएगा साइनाइड, तो ये बन गया CN। तो अब यहाँ पर भी तुम रिएक्शन पहचान सकते हो, साइनाइड बन गया है तो ये स्टीफन देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि स्टीफन कहाँ है, P का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2। तो P का 2 देखो किसमें, जो हमारे करेक्ट ऑप्शन थे, तो P का 2 देखो इसमें तो नहीं है, तो ये वाला भी ऑप्शन तुम्हारा कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। फोर्थ वाला एक और चाहो तो तुम चेक कर सकते हो, Q का 4। तो अभी हम थर्ड पहले बना लेते हैं, थर्ड या फोर्थ किसी को भी बना लोगे तुम्हें पता चल जाएगा। नाइट्रोबेंजीन ले लो, थर्ड में क्या दिया हुआ है, नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ है, NO2, ठीक है। NO2 का FeHCl करते हो तो क्या होता है, रिडक्शन होता है, और NO2 रिड्यूस होकर के तुम्हें पता ही है क्या बनता है, एनिलीन बनता है। और एनिलीन को अगर तुम NaNO2HCl देते हो तो क्या बन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती थी ऑर्गेनिक कन्वर्जन में, हम लोग यूज करते हैं NO2, तो ये बन जाएगा डाइजोनियम क्लोराइड, N2Cl। और N2Cl तुम जानते हो सेंड में रिएक्शन देता है, ठीक है। तो डाइजोनियम क्लोराइड जो है वो सेंड में रिएक्शन दे रहा है, यानी Q का हो जाएगा 3, ओके। Q का हो गया 3, तो B ऑप्शन करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, देखो B ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सो देखो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें देखो सारे तुम्हें मैथ्स द कॉलम में एक तरफ तुम्हें कंपाउंड दिए हुए हैं, दूसरी तरफ टेस्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तो हर कंपाउंड में टेस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन हुआ करता था, तो उस टेस्ट से भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते थे। तो ज्यादातर देखो हर साल जो है डिस्टिंग्विश टेस्ट से क्वेश्चन जरूर आते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, कौन कौन से टेस्ट हैं ये पहले देख लो, इधर पहले देखो फिर इधर देखो, है ना, क्योंकि कंपाउंड यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में गिवन है तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो रिएक्शन विद फिनाइल डाइजोनियम सॉल्ट गिव्स येलो डाई, ठीक है। तो येलो डाई जो है वो एनिलीन दे सकता है, ठीक है। तो इसमें तुम चेक कर लो, ये सब तो अमाइड है, अमाइड ये हो सकता है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट हो सकता है, ठीक। तो अभी चेक बस ऐसे ही करो। अब देखो रिएक्शन विथ निनहाइड्रिन गिव्स पर्पल कलर, तो निनहाइड्रिन टेस्ट जो है वो कौन से कंपाउंड देते हैं, ये अमीनो एसिड देते हैं, ठीक है। तो अमीनो एसिड जो है, अभी तो इसमें अमाइड ग्रुप दिख रहा है, अमीनो एसिड नहीं दिख रहा है, राइट। और इसमें भी तुम्हारा अमाइड ग्रुप ही दिख रहा है, अमीनो एसिड अभी एज सच नहीं है, बट हाँ यहाँ से तुम पहचान सकते हो विथ FeCl3 गिव्स वॉयलेट कलर, ठीक है। तो FeCl3 टेस्ट तुम जानते हो कौन सा कॉम्प्लेक्स देता है, फिनॉल देता है, तो फिनॉलिक ग्रुप तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है, तो P का 2 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से तुम कुछ ऑप्शन कैंसिल भी कर सकते हो अगर तुम्हें इतना पहचान में आ गया है, क्योंकि है ना क्या करते हैं कि सारे ऑप्शन में से अगर कुछ ऑप्शन कैंसिल हो जाए तो वो थोड़ा इजी रहता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो मैच द कॉलम तो समझ में आ गया है कि फिनॉल के साथ P के साथ क्या मैच होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और R के साथ 1 मैच होना चाहिए। तो P के साथ 2 ऑप्शन देखो किसमें किसमें है, P के साथ 2, ठीक है। तो P के साथ 2 जो है वो B में है और D में है, तो A ऑप्शन और C ऑप्शन तुम कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ, हमने क्या देखा, R मैच कर रहा है 1 से, तो अब R पे आ जाओ। तो R मैच कर रहा है 1 से किस में, देखो ये R मैच कर रहा है 1 से, B वाले में मैच कर रहा है, ठीक है। और D वाले में R किससे मैच करता हुआ दिख रहा है तुम्हें, 5 से। तो अभी तक तो ये तुम्हारा B ऑप्शन यहीं से करेक्ट हो जाएगा, बट आगे भी चेक कर लेते हैं, आगे की भी कंडीशन समझ लेते हैं, राइट। तो अब यहाँ आ जाओ, रिएक्शन विद ग्लूकोज गिव्स करेस्पॉन्डिंग हाइड्राजोन। तो हाइड्राजोन तुम्हें पता है कि हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन होती है तो हाइड्राजोन बनता है, ठीक है। तो हाइड्राजीन तुम्हें कहाँ दिख रहा है, ये देखो फिनाइल हाइड्रोजन दिख रहा है NH NH2, ठीक है।
तो ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है उस एल्डिहाइड ग्रुप से ये हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बना देगा, हाइड्रोजन। तो अब एस भी तुम मैच करा सकते हो, एस का कौन सा आ रहा है, थर्ड। तो देखो इसमें एस का मैच हो रहा है थर्ड, डी में भी एस का मैच हो रहा है थर्ड, बट आर से तुम्हारा यहाँ डिफ्रेंशिएट हो चुका है। आगे भी देख लो कि कौन सा टेस्ट है तुम्हारा। अब बचा है हमारे पास ये वाला ग्रुप, ठीक है। इसमें तुम्हें अमाइड ग्रुप बहुत सारे दिख रहे हैं। तो लेजाइंस एक्सट्रैक्ट कंपाउंड्स ट्रीटेड विद द डाइल्यूट HCl and FeCl3 एडिशन ऑफ द एक्वस ब्लड रेड कलर, ये नहीं होगा, ठीक है। आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इट विल गिव्स निनहाइड्रिन टेस्ट, ठीक है। कंप्लीट अगर हाइड्रोलिसिस करो तो निनहाइड्रिन टेस्ट, देखो इसमें और इसमें ये इस ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता था कि अगर तुम इसका भी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो तो यहाँ पर भी तुम्हें क्या मिलेगा, एमिनो एसिड ग्रुप मिलेगा। देखो यहाँ OH हो जाएगा तो एसिड हो गया, ये एमिनो, बट यहाँ पर OH ग्रुप है तो OH की वजह से ये FeCl3 टेस्ट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब तुम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो इसका अमीनो एसिड का, तो इसको यहाँ से ब्रेक कर लो, कहाँ से ब्रेक करो, ये देखो यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ OH आ जाएगा और ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। तो COOH और NH2 तुम्हें यहाँ दिखेगा, ठीक है। और इधर भी एक तुम्हें अमीनो एसिड बनता हुआ दिखेगा अगर तुम यहाँ से ब्रेक कर ले तो यहाँ से ब्रेक कर लो, ठीक है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना है ना तुम्हें, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया तो यहाँ से OMe हटा करके यहाँ पर भी OH आ जाएगा। तो COOH ग्रुप तुम्हें एक यहाँ दिख रहा है और इसके साथ तुम्हें क्या दिखेगा, यहाँ NH2 ग्रुप दिखेगा, ठीक है। तो ये पोर्शन जो है इतना एमिनो एसिड तुम्हें मिलेगा और ये भी पोर्शन एमिनो एसिड मिल रहा है, ठीक है। तो एमिनो एसिड जो है वो निनहाइड्रिन टेस्ट दे रहा है, ठीक है। एंड आगे लिखा हुआ है इट डज नॉट गिव पॉजिटिव थैलिन डाई टेस्ट। थैलिन डाई टेस्ट जो होता है वो इसको तुम्हें डिफरेंशिएट कर रहा है, फिनॉल देता है, थैलिक एनहाइड्राइड बनाता है इससे, ठीक है। तो इसका मतलब है फिफ्थ को चेक करो तो फिफ्थ किससे मैच कर रहा है, Q। तो Q के साथ क्या है 5, तो Q के साथ 5, ठीक है। तो P2 हो गया, Q5 हो गया, R1 हो गया और S3 हो गया। तो B ऑप्शन फाइनली इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से मैच द कॉलम में तुम क्या कर सकते हो कि कैंसिल द ऑप्शन करके तुम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। 2-3 ऑप्शन अगर तुम्हारे कैंसिल हो रहे होते तो फटाफट से तुम बता सकते हो, ठीक है। सो बेटा चलो देखते हैं पेपर 2 में कैसे क्वेश्चन आए थे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट सल्फाइड आयन इन एन aqueous solution, one of the ligands coordinated to the metal ion is converted to, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट है इसमें और इसकी रिएक्शन जो होती है सोडियम सल्फाइड के साथ होती है। तो ये कह रहे हैं कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में कौन सा ऐसा कोई एक ऐसा एलिमेंट ऐड होगा जिससे कोई नया लिगेंड्स बन जाएगा, लिगेंड्स में क्या चेंज आ रहा होगा, ठीक है। सो बेटा देखो इसकी रिएक्शन क्या होती है, Na2S लोगे, है ना, और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का क्या फॉर्मूला होता है, Na2 होता है और Fe है, CN5 एंड NO, ठीक है। बस इसकी रिएक्शन अगर होती है तो कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं होता है, बस सिंपल सा चेंज होता है, यहाँ से सल्फाइड आयन जो है वो NO के पास आ जाता है और तुम्हारा फॉर्मूला जो है क्या बन जाता है, Na4, ये Na2 आ गया, यहाँ पे Na4 हो गया और बस इतना सा चेंज होता है। Fe CN5 का ऐसे ही रहेगा और NOS, NO तो तुम्हें दिख रहा है, बस इसमें तुम्हारे पास क्या आ जाएगा S, ठीक है। तो फाइनली लिगेंड में कौन सा लिगेंड चेंज हुआ, NO चेंज हो गया किसमें, NOS में, ठीक है। तो A ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, तुमसे यही पूछा था, राइट। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, the complete hydrolysis of ICl, ClF3 and BrF5 respectively, ठीक है। ये तुम्हें कुछ दे रखे हैं कि इनको अगर तुम हाइड्रोलाइज करते हो, इंटर हेलोजन कंपाउंड है, ये ग्रुप 17 में पढ़ते हो, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज में इनका हाइड्रोलिसिस जब पढ़ोगे तो ये कन्वर्जन तुम्हें दे रखे हैं कि इनको सबको वाटर से रिएक्ट कराते हो तो प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो देखो तुम्हें क्या करना था, इसमें ICl को रिएक्ट कराना था तुम्हें किससे, वाटर से, ठीक है। ClF3 को भी तुम्हें किससे रिएक्ट कराना था, वाटर से, राइट। और तुम्हें BrF5 को किससे रिएक्ट कराना था, वाटर से, ठीक है। बस तुम्हें सिंपली यहाँ पर जो कैटायन है उसका तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर देख लेना है और ऑक्सीडेशन नंबर जो है इस साइड जाते हुए चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये +1 है और यहाँ पर ये क्या है, +3 है और इसका क्या है, +5 है,
ठीक है, बस इतनी सी सिंपल सी बात समझनी थी। तो इसका अगर एसिड बनाओगे तो क्या बन जाएगा, HIO। ठीक है, क्यों बना ये, यहाँ पर देखो अगर तुम HIO लेते हो तो ऑक्साइड पे -2 होता है ना, इस पे +1 होता है, तो -2 और +1 एक कैंसिल हो गया, फाइनली इसके पास क्या आ जाएगा, +1। तो देखो +1 से +1 है। ठीक है, बस तुम्हें यही करना है। अब यहाँ क्या करोगे, तुम्हें +5 रखना है Cl का, तो HClO अगर तुम लेते हो तो 2 लिया तो 2 2 4 हो गया और 1 कैंसिल हुआ तो 3। हाँ ठीक है, यहाँ पे 3 चाहिए ना, तो ये हो गया तुम्हारा +3, तो HClO 3 लोगे। यहाँ पे देख लो, चेक कर लो, यहाँ +1 है, यहाँ इसका कितना होता है -2, और -2 × 2 कितना हो गया 4, तो -4 और +1 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा इसके पास, +3 बचा, राइट। तो बस ऐसे ही तुम्हें इसमें भी कर लेना था। HBrO3 अगर तुम लेते हो, है ना, तो देखो ऑक्सीजन से हो गया 6 -6 +1, -6 से +1 कैंसिल कर लोगे, फाइनली इसके पास क्या आ जाएगा, +5। ठीक है, तो अब तुम्हें बस यहीं से H को हटा करके आयन देख लो, तो यहाँ पर तुम्हें आयन मिल रहा है IO- और यहाँ तुम्हें क्या मिल रहा है, क्या मिलेगा तुम्हें, ClO2- और BrO3-। ठीक है, समझ गए। तो तुम्हें बस ऐसे चेक करना था, ऑक्सीडेशन नंबर को सेम करके ऑक्साइड लगाना था तुम्हें, और फिर H को हटा करके आयन तुम चेक कर लो, तो IO- ClO2- BrO3-। ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो बेटा देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द करेक्ट रिएक्शन सीक्वेंस दैट वुड प्रोड्यूस अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसमें तुम्हें देखना है कौन से प्रोडक्ट में डाई कार्बोक्सिलिक बन रहा है। ठीक, तो यहाँ देखो इसमें रिएक्शन क्या हो रही है, NaCN से रिएक्शन हो रही है, तो इसका काम क्या होगा, Cl की जगह क्या आ जाएगा, Cn आ जाएगा। ठीक है, Cn आ जाता है, ये तुम्हें पता है। अब इसका क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है, तो साइनाइड का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है, बट यहाँ पर तुम्हें एक ही एसिड मिल रहा है, इसलिए ये इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। ये तुम्हें कंपाउंड क्या दिख रहा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का तुम्हें ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन कराना है, तो ब्रोमीन वाटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ CHO को ऑक्सीडाइज करेगा, ये बन जाएगा COOH, और ये CHOH एज इट इज रहेगा, और CH2OH भी ऐसे ही रहेगा। तो अगेन तुम्हें एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिला है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन इसका नहीं होगा। ये देखो ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन है, तो इसको अगर तुम KOH एल्कोहलिक मीडियम में कराते हो, तो KOH एल्कोहलिक मीडियम क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में ये क्या बना देगा, देखो ये बना देगा साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन के बाद से तुम्हें क्या करना है, KMnO4 लेना है, एसिडिक मीडियम एंड हीट दिया हुआ है, इसका मतलब हॉट मीडियम ले रहे हो, तो यहाँ से कार्बन टूट जाएगा और तुम्हें क्या मिलेगा, ये देखो टूटने के बाद से ये कार्बन एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी एसिड में, तो इसमें तुम्हें मिल रहा है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसमें तो मिल रहा है, इसमें चेक करना चाहो चेक कर लो, ये भी इसका ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। इसमें क्या होगा, कार्बोनिल से तोड़ोगे तो तुम्हें एक एसिड यहाँ मिल जाएगा, यहाँ जब टूटेगा तो ये कीटोन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो अभी भी इसमें तुम्हें डाई कार्बोक्सिलिक नहीं मिलेगा। ठीक, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें डाई कार्बोक्सिलिक मिल रहा है, वो कौन सा है, सी। देखो क्या पूछ रहे हैं, ये जो है ये P ब्लॉक का क्वेश्चन है, और P ब्लॉक के जितने भी ऑक्सी एसिड्स होते हैं, फास्फोरस के और सल्फर के, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, या ऑक्साइड होता है नाइट्रोजन का या फास्फोरस का। जब मैं क्लास लेती हूँ तो वहां पे बार बार ये कहती हूँ कि इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करके जरूर से तैयार करो, हर साल इसका एक क्वेश्चन होता है। बट हाँ ये है कि ये मेन लेवल का क्वेश्चन था, एडवांस में दे दिया है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या बताना है, पीएच बॉन्ड बताना है। ठीक है, तो पीएच बॉन्ड देख लो, सबसे पहले ए में चेक करो, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो तुम्हारे पास एक ऑक्सीजन ये हो गया, अब बचे 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन भी है, तो तीनों हाइड्रोजन किसके पास जुड़ जाएगा, ओ के पास जुड़ जाएगा, तो इसमें एक भी पीएच बॉन्ड नहीं है, इसमें नहीं मिलने वाला है। ठीक है, दूसरा अगर चेक करते हैं तो पी हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड ओ, और ओ के पास एच हो गया, और कितना ऑक्सीजन है, एक और ऑक्सीजन है, तो इसके पास H हो गया। अब एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन किसके साथ हो जाएगा, ये हाइड्रोजन P के साथ हो जाएगा, तो इसमें पीएच बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, आगे आ जाते हैं, ये है तुम्हारा H4P2O7, तो H4P2O7 लोगे तो P डबल बॉन्ड हो गया, और ऑक्सीजन इसके बीच में होगा, P के बीच में, ये तुम्हें पता है। ठीक है, तो ये हो गया OH, और ये हो गया OH, और इसके साथ OH एंड OH, इसमें भी एक भी
पीएच बॉन्ड तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, अभी ये एक में मिला है, लास्ट अब बचा हुआ है, इसको भी चेक कर लो। ये हो गया तुम्हारा पी डबल बॉन्ड ओ, और एक ऑक्सीजन के साथ H हो गया। अब ऑक्सीजन खत्म हो चुके हैं, तुम्हारे पास कितने H बचे हुए हैं, 2 H और बचे हुए हैं, तो ये 2 H किसके साथ जुड़ेगा, फॉस्फोरस के साथ। तो किसमें मिल रहा है तुम्हें पीएच बॉन्ड, सॉरी तुम्हें मिल रहा है बी एंड डी में, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड डी। चलो, ऑर्गेनिक का कन्वर्जन रिएक्शन है, और चेक करो सारे रिएजेंट जो है वो सब जाने पहचाने ही लग रहे हैं। तो फॉर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो द करेक्ट स्टेटमेंट, तुम्हें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर देखो रिएक्शन जो हो रही है KMnO4 के साथ रिएक्शन हो रही है, ठीक है। और फिर KMnO4 के बाद से इसको तुम्हें किससे रिएक्ट कराना है, अमोनिया से रिएक्ट कराना है। तो देखो ध्यान से, KMnO4 अगर लेते हो तो इसका काम क्या होता है ये तुम्हें अच्छे से पता है ना, कि कोई भी अल्काइल ग्रुप लेते हो हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये सीधा सीधा ब्रेक कर देता है, किसमें, किसमें ब्रेक करता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ब्रेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये बन जाएगा तुम्हारा, देखो ये सीधा सीधा बन जाएगा थैलिक एसिड, ठीक है। तो क्या बन गया, थैलिक एसिड बन गया। फिर जब अमोनिया से रिएक्ट कराते हो इसे, तो क्या बन जाएगा, थैलामाइड बन जाएगा, NH3 थैलामाइड बना लो इसको, ये देखो थैलामाइड हो गया, NH ले लिया, है ना, इसको क्या बोलते हो, थैलामाइड, ठीक है। थैलामाइड को क्या करना है तुम्हें, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ठीक है। थैलामाइड को, अच्छा यहाँ पर तुम्हारा अमोनिया से रिएक्ट करा है, तो ये कंपाउंड जो बना X, ये सब मेंशन करते चलना है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं X के बारे में, Y के बारे में, Z के बारे में, ऐसे कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, इसे रिएक्ट कराना है KOH से। तो अगर तुम इसे KOH से रिएक्ट कराते हो, KOH, ठीक है, तो इथेनॉलिक KOH से रिएक्ट कराते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ से H हटा दो, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड मिल जाता है। ये रिएक्शन याद है, गैब्रियल थैलामाइड चल रही है अब रिएक्शन ये, है ना। तो N के पास क्या आ जाएगा, K, ठीक है। तो ये हो गया N के पास K, ठीक, डबल बॉन्ड ये हो गया, डबल बॉन्ड ये, तो ये पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड हो गया। फिर इसे तुम रिएक्ट कराओगे RBr से, तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, यहाँ मिल जाएगा तुम्हें, देखो देखो क्या मिलना है, N के पास आ जाएगा क्या, Br, N के पास आ जाएगा एल्काइल ग्रुप, ठीक है, ये हो गया, ठीक। तो N एल्काइल थैलामाइड हो जाएगा। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसको NaOH से रिएक्ट कराना है, और एक एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, और एक क्या बन जाएगा, Z, ठीक है। तो जो कंपाउंड बनेगा उससे तुम्हें क्या करना है, चलो NaOH से रिएक्ट कराते तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या बनेगा, एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, ये देखो OH आ जाएगा, और OH आ जाएगा, ये थैलिक एसिड हो गया, और R के साथ क्या हो जाएगा, NH2, ठीक है। अब यहाँ पे थैलिक एसिड नहीं कह सकते, यहाँ पे सोडियम सॉल्ट बनेगा, क्योंकि NaOH से रिएक्ट करा रहे हो ना, तो NaOH से रिएक्ट करा रहे हो तो सोडियम सॉल्ट ये तुम मान सकते हो, Na ले लो, ठीक है, यहाँ पर भी ONa, ठीक। तो सोडियम सॉल्ट हो गया। तो अब हमारे पास क्या बना था, RBr से रिएक्ट कराया था, तो ये बन गया था Y, ठीक है। और Y के बाद से एरोमेटिक कंपाउंड तो ये हो गया, और ये हो गया हमारे पास Z, ठीक है। अब इन्हीं पे क्वेश्चन है, इनको ध्यान से समझो, तुम्हारे क्वेश्चन जो है इन्हीं पे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो X हमारे पास ये था, Y हो गया और Z हो गया। तो बोथ X एंड Y आर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो X में देखो ऑक्सीजन है, और Y में भी ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। Y ऑन हीटिंग विथ Y on heating with chloroform and KOH फॉर्म आइसोसाइनाइड। ये कार्बल अमाइन रिएक्शन है जो कि अमाइन देता है। तो Y के बारे में पूछ रहे हैं, तो Y हमारे पास क्या है, Y जो है वो अमाइड है, तो अमाइड जो है वो ये रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। तो ये गलत ऑप्शन है। Z रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट जो है ये भी प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन देते हैं, तो Z जो है ये प्राइमरी अमाइन है, तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट देगा। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। Z इज एन एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन नहीं, Z एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन नहीं है, Z क्या है, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन है, तो ये ऑप्शन इसका इनकरेक्ट होगा। तो इसमें तुम्हारा A एंड C जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। सो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। तुम्हें एक रिएक्शन गिवन है और सारे रिएजेंट तुम्हें जाने पहचाने लग रहे हैं, देखो
समझ रहे हो, ये डीकार्बोक्सिलेशन है, ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है और ये तुम्हारा डिहाइड्रेशन है। ठीक है, तो देखो रिएक्टेंट यहाँ से ले लो, ये हमारे पास है फिनाइल ग्रुप। ठीक है, फिनाइल ग्रुप। ठीक, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एस्टर को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो एस्टर को रिड्यूस कर लो तुम। चलो पहले तो यहाँ पे तुम फिनाइल जैसे रखा था वहां रख लो। ठीक है, तो यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक, ये वाला कार्बन जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा अल्कोहल में। ठीक है, और यहाँ पर देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, ये वाला कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, अल्कोहल में। ठीक, तो ये बन गया हमारा क्या, पी। ठीक है, ये हो गया पी। अभी पी के बारे में क्या पूछ रहे हैं वो चेक कर लेंगे, चलो यही चेक कर लो। पी इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो पी जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, क्योंकि देखो ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन तो है नहीं, है ना, दोनों ग्रुप क्या दिख रहे हैं तुम्हें, सेम दिख रहे हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन तो हो गया क्या, गलत। ठीक, अब आ जाते हैं एस बना लो, दूसरा ऑप्शन क्या पूछ रहे हैं, एस। ठीक, तो एस में इसका क्या करना है, एस में इसका डिहाइड्रेशन करना है। ठीक है, तो एस में इसका डिहाइड्रेशन कर लेते हैं, इधर आ जाओ। ठीक, तो डिहाइड्रेशन अगर करोगे तो यहाँ से OH हटा लो, पॉजिटिव चार्ज आएगा। वैसे तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, हाइड्राइड शिफ्ट करके सेकेंडरी बना सकते हो, यहाँ से टर्शियरी बना सकते हो, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक में तुम ऐसे ही रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, पीएच को ऐसे ही रखो। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमने OH हटाया तो कार्बन बचा कितना, 1 2, तो OH हटा दो तो 1 2 कार्बन बचा, तो ये कार्बन तुम हटा लो, यहाँ से बॉन्ड है ये। ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा सकते हो या तुम यहाँ लगा सकते हो, यहाँ से भी हटाया तुमने तो यहाँ लगा लिया। ठीक है, तो ये जो बन गया ये क्या बन गया, एल्केन बन गया। ठीक है, तो एस के बारे में पूछ रहे हैं, एस गिव्स बेयर्स टेस्ट। ठीक है, तो देगा, ये बेयर्स टेस्ट देगा। ठीक, क्योंकि क्या है, ये एल्केन है। चलो एस भी क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं क्यू। क्यू क्या बन रहा है हमारा, इसको तुम्हें ऑक्सीडाइज करना है, तो इस कार्बन को अगर तुम ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बन जाएगा, ये वाला कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये वाला, और ये वाला कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो क्या बनने वाला है, देखो पहले तो यहाँ पर जो फिनाइल है उसको ऐसे ही रखो। ठीक है, और इस कार्बन को क्या कर रहे हो तुम, ऑक्सीडाइज कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर भी ये कार्बन क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। ठीक, तो देखो ये हो गया तुम्हारा एसिड बन गया। ठीक, 1 2 एंड 1 2। ठीक है, कार्बन को जरूर ध्यान से रखना, ये है क्यू। अब क्यू के बारे में क्या कह रहे हैं वो देख लो, क्यू के बारे में क्या कह रहे हैं, क्यू जो है गिव्स एफरवेसेंस विद एक्वस NaHCO3 देगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक का ये टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। अब आ जाओ आर। आर क्या बन रहा है, आर डी कार्बोक्सिलेशन है। ठीक है, देखो इसको तो पहचानते हो ना तुम, डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन अगर लोगे तो देखो क्या बन जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर था तुम्हारा फिनाइल ग्रुप, है ना, तो ये कार्बन जाएगा, ये कार्बन चला जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बन बचा रहेगा। ठीक, तो हमारे पास क्या बचेगा, फिनाइल है, फिनाइल का ये कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन जुड़ गया इस वाले कार्बन से, और एक एक कार्बन जा चुका है, और ये कार्बन, ये बन जाएगा हमारा क्या, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहे हैं, आर जो है ये एल्काइन बन रहा है, एल्काइन नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी एंड सी। बी एंड सी जो है ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। सो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डेंसिटी ऑफ द मेटल फॉर्म्स अ क्यूबिक क्लोज पैक लैटिस। ठीक है, सॉलिड स्टेट का चैप्टर है, जेई मेन के सिलेबस से हटा दिया गया है, जेई एडवांस में है तुम्हारे। तो क्यूबिक लैटिस है, क्यूबिक लैटिस सीसीपी इज लाइक एफसीसी होता था ना, यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, और क्या दे रखे हैं, एक्सियल डिस्टेंस जो दे रखे हैं वो कितना दे रखे हैं, 400 पिकोमीटर। तो ए की वैल्यू कितनी दे रखे हैं, 400 पिकोमीटर, और इसको चेंज कर लेंगे हम किसमें, सेंटीमीटर में, तो 10 टू द पावर माइनस क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 पावर यहाँ से कैंसिल कर लोगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ए की वैल्यू हो गई। तो अब तुम्हें बताना है क्या, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, डेंसिटी का फॉर्मूला होता था जेड इंटू एटॉमिक मास लेते थे, अपॉन क्या लेते थे, ए क्यूब लेते थे, और एवोगैड्रोस नंबर, है ना। तो बस अब सारी वैल्यू रख लो, 4 हो गया, और एटॉमिक मास कितना गिवन, 105.6 हो गया, अपॉन ए की वैल्यू कितनी आई हमारी, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8,
इसका कर लेना है क्यूब, और एवोगैड्रोस नंबर कितना हो गया 6 × 10⁻23। ठीक है, तो देखो ये 24 पावर जो है ये तो तुम्हारा इससे कैंसिल हो जाएगा पावर से, है ना, और इसको थोड़ा सा इजी कर लो, ये हो गया 4 105.6 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 4 × 4, अगर खोल दोगे ना तो कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, ये इंटू 6 हो गया। ठीक है, तो आ जाएगा ये 4 4 कैंसिल कर लो, अब हो गया तुम्हारा 16 और ये हो जाएगा 96 105.6 और ये हो गया 16 और इंटू 6, ये हो गया तुम्हारा 96, ये डिवाइड कर लो। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पर 24 माइनस था, 23 प्लस था, तो यहाँ पे अभी हमारे पास बचा हुआ है 10⁻⁻1 बचा हुआ है। ठीक है, 10⁻⁻1 को ऊपर कर लो तो 1056 हो जाएगा, अपॉन क्या हो गया 96 हो गया, तो ये तुम्हारा 11 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो 11 इसका आंसर हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये क्वेश्चन है फिर से, द सम ऑफ द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू इन BM, बोहर मैग्नेटॉन में पूछ रहे हैं तुम्हें और मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहे हैं। ठीक है, स्पिन ओनली, तो कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है वो चेक करोगे, ये डिपेंड करेगा तुम्हारा पहले तो इसका कॉन्फ़िगरेशन, और फिर ये है तुम्हारा वीक फील्ड लिगेंड और ये है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इससे भी तुम्हें चेक करना होगा कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो Mn का कॉन्फ़िगरेशन अगर देखो तो Mn का एटॉमिक नंबर 25 होता है, तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन इसका 3D-N4s, ये 2N5 होता है, राइट। अब यहाँ पर इसका ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये हो जाएगा 3D4, है ना, 4s0, राइट। सो अब इसका अगर तुम बॉन्डिंग करते हो Br से और इससे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या देगा, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो चेक कर लो, तो सीधे p ऑर्बिटल बना लेते हैं, d ऑर्बिटल 1 2 3 4, राइट। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो 1 2 3 4। ठीक, अब यहीं से तुम चेक कर लो Br जो है ये वीक फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग तो करेगा नहीं है। ठीक है, तो आगे ये बॉन्डिंग करेगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा तुम्हारा sp3d2, राइट। ये तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हाइब्रिडाइजेशन की हमें कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो ये कितना आ रहा है 4। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला यूज कर लोगे, n+2 होता है ना, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई 4, है ना, तो 4 हो गया 4 + 2। ठीक है, तो 6 हो गया और 6 और 4 24, ये हो गया 6 4 जा 24। ठीक है, तो इसका ये आ गया तुम्हारा √24। अभी इसको और सॉल्व कर लेंगे। अगर इसी की बॉन्डिंग करते हैं किसके साथ, CN के साथ, तो CN के साथ अगर बॉन्डिंग करते हो तो 1 2 3 4। ठीक है, तो एक क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग कर देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो अब तुम्हारे पास क्या बचेगा, देखो 1 2 3 4, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तुम्हारे पास 2, n की वैल्यू कितनी हो गई 2। ठीक है, तुम यू निकाल लोगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 2 + 2, है ना, 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा √8। ठीक, अब तुम्हें क्या करना है, सम लेना है ना, यहाँ पर ये बात है इंपॉर्टेंट, तो सम लेना है तुम्हें, तो √24 प्लस रूट क्या कर लोगे 8। ठीक है, तो √24 अगर करते हो तो ये तुम्हारा लगभग आएगा 4.9 के आसपास। ठीक है, और तुम्हारा 8 का अगर करते हो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2.41 ऐसे 42 ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, इतना ही रख लो। सो अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको ऐड करना है तुम्हें, तो 4.9 ले लिया और 2.4 ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया 13 और 2 4 6 और 1 7। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 7.3 अराउंड, इतना ही आएगा। कैलकुलेशन ये चेक कर लेना थोड़ा सा इसका रूट का। ठीक है, तो जहाँ तक यही वैल्यू आनी है, तो तुम्हें क्या करना था, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक करना था। ठीक है, ओके, तो फाइनली हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस देख लिए हैं, कैसे अप्रोच करना था, कैसे सॉल्व करना था। ऑर्गेनिक के रिएक्शंस काफ़ी थोड़े इजी थे, सारे नॉन रिएजेंट थे, बट हाँ कुछ क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया था, ऑर्गेनिक से उठा करके उसको फिजिकल पे डाल दिया था। स्टार्टिंग ऑर्गेनिक की थी बट एंड जो है वो क्या हो गया, फिजिकल का हो गया था। ठीक है, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन ट्विस्ट किए थे, तो ठीक है, एडवांस है तो इस तरह से क्वेश्चन आने ही चाहिए, बिल्कुल सीधे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, बट कुछ क्वेश्चन जो थे वो बिल्कुल सीधे थे। ठीक है, तो होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व करना है, राइट।